नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आशा करता हूँ आज सभी ठीक हो गए। आज हम अपनी भाई 7th क्लास की पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है जो 8th वो कवर अप करेंगे भाई, जो आपके आने वाले सी टेट, एच टेट, यू टेट, यूपी टेट रीट में भाई बहुत हेल्पफुल होगा भाई। आज इस चैप्टर में हम एक सर्ट के बारे में पढ़ेंगे भाई, कैसे कैसे जो किसान है वो भाई अपनी फसल उगाता है, फिर उसके बाद वो जिनिंग मिल बेच जाता है, वहाँ से भाई वो रुई धागे में परिवर्तन होते है, उसके बाद शर्ट बनती है। इस टाइप से भाई किसको कितना कितना बेनिफिट होता है, इस टाइप से इस पूरे चैप्टर में बताया हुआ भाई। इसका नाम है बाजार में एक कमीज। यह अध्याय में एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। आइए हम देखेंगे कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदने और बेचने जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है? नहीं भाई, ये हम आगे बढ़ेंगे कि भाई इसमें जो निर्माता है उसको सबसे कम लाभ होता है और जो इसको लास्ट में बेचता है उसको सबसे ज़्यादा लाभ होता है। कुरनूल में कपास उगाने वाला एक किसान। सपना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडो पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए सपना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है भाई। जो ये है ना, ये एक साथ नहीं, जो रुई इनसे बाहर निकलती, ये वे आराम आराम से पकते हैं, उसके बाद आराम से निकलते हैं। ठीक है। रुई एकत्रित हो जाने के बाद सपना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय सपना ने व्यापारी से खेत के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत उच्च ब्याज दर पर 2,500 रुपये कर्ज लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारियों ने सपना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने सपना से वादा करवाया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, भाई कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्राय छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। ठीक है, उनके पास भी इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी जेब से लगा सकें। वो क्या करते हैं, जो व्यापारी होते हैं उनसे बड़े दर पर पैसा लेते हैं और फिर उसको लगाते हैं। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोड़ रहे थे। 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से कई से रुई 6,000 की हुई। व्यापारियों ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3,000 काट लिए और सपना को 3,000 दे दिए। सपना केवल 3,000। व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। सपना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। सपना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद है। क्या करते हैं भाई, जिनसे भाई व्यापारी कर्ज लेते हैं, फिर वो उन व्यापारियों के पास अगर रुई डालने जाते हैं भाई, वो और बाकियों से कम दाम पे रुई लेते हैं। तो भी ये पूरी प्रक्रिया देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। पहले क्या था, कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। जिनिंग मिल कपास खरीद लेते हैं। जिनिंग मिल कपास से बीज हटाते और दबाकर कपास के गट्ठर बनाते हैं। ये पूछ लेता है भाई, जिनिंग मिल क्या करते हैं? ठीक है आपसे। सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। सूत काटने के मिलें कपास से धागा बनाती हैं। सूत काटने के मिले व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है भाई। अब व्यापारी बोलता है, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतने भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास न हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगा ले आओ। सपना, नाराज न हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीने का गुजारा चल सके। यद्यपि सपना जानती है कि कपास कम से कम 1,800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्ज के लिए उस पर ही निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता
और उनकी कोई आय भी नहीं होती, उस समय केवल शरण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। ठीक है भाई, जब भाई ये कटाई बुआई के या चुगाई के सीजन बंद हो जाते हैं, उस टाइम पे वो अपने घर पे ही रहते हैं। कपास की पैदावार करके भी सपना की आय उस आय के से बस थोड़ा ही ज़्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपसे पूछा गया पिछली बार भी भाई, ये रोड का बाजार कहाँ लगता है, कितने दिन लगता है, निष्कर्ष टाइप में पूछा जाता है ये। ठीक है आपसे। ये भाई तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला ई रोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध करवाते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। ये भी कर दे जो भी कपड़ा बनाते। चलो ये पढ़ लेते साथ में। बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिया है जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांव में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के कर दे रखने के लिए उन्होंने अपने घर के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे ही ये घर में रखे हुए पावलूम बिजली चालित करदे को देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करदों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करदे तक होते हैं जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाक के कपड़े और चादरें इन करदों पर बनाई जाती हैं। बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। ये बैठे हुए भी। ठीक है। अब दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। दादन व्यवस्था क्या होती है भाई? दादन व्यवस्था ये होती है, इसमें भाई पहली बात तो ये बुनकर को भी अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता। दूसरी बात, उसको भाई बेचने की समस्या नहीं होती भाई इस कपड़े को कौन लेगा। तीसरी बात ये है कि उसको भाई जो घाटा इसमें होता है कि उनको भाई जो श्रम होती है, जो मजदूरी होती है वो कम मिलती है। इसमें क्या होता है भाई दादन व्यवस्था में, भाई व्यापारी होता है ना, वो भाई उसको जो बुनकर उसको रुई धागा वगैरह दे देता और उसको बता देता भाई इतना कपड़ा उस टाइम तक आपको तैयार करके मेरे को देना, और बुनकर उनको दे देता। ठीक है, तो पढ़ लीजिए भाई अभी। कपड़ा उपलब्ध करवाने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था में बुनकरों को स्पष्ट 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, जो भी अभी मैंने पहले बताया था आपको। साथ ही तैयार कपड़े को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों के प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्कशॉप बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाना जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही होता है। आगे भाई, अब बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या उच्च ब्याज दर पर ऋण लेकर करदे खरीदते हैं। ये करदे का मूल्य 20 है, इसलिए छोटे बुनकरों को भी 2 करदों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करदों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य
द्वारा वे महीने में लगभग 3,500 कमाई पाते हैं। तो ये बहुत कम है भाई। ठीक है, व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम का एक उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चा माल देते हैं और उसे तैयार माल प्राप्त करते हैं। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। अब एक सहमित एक सरकारी संस्था उसके बारे में बताया हुआ देख लीजिए आप। हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसे देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान है इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ा का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। कभी कभी सरकारी उचित मूल्य पर सहकारी संस्थानों से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। क्या करती है भाई, जो सहकारी संस्था होती है उनसे भाई अच्छे दाम पर कपड़ा ले लेती है। ठीक है, जैसा कि तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकारी स्कूलों में चलाते हैं भाई तमिलनाडु में ये। ठीक है, सरकार इसके लिए पालूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इस तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर कोऑप्टोक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकान देखी होगी। ठीक है, ये भाई जो महिलाएं हैं ये काम कर रही हैं, कोई भाई बटन लगा रही है, कोई उखाड़ रही है, या और जो छोटा काम होते हैं वो करते हैं, इनको भाई काम पर रखा जाता है। ठीक है, कि महिलाओं को ज़्यादातर काम पे इसलिए रखा जाता है कि भाई इनको कम पैसे देने पड़ते हैं। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्मात करने का कारखाना इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्मात करने वाले कारखाने को बेचता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। ठीक है भाई, जहाँ पे वो कपड़ा जाता है वो कमीज बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये कमीज विदेश खरीदारों को निर्यात की जाती है, भाई उनको भेजी जाती है। ठीक है, कमीज के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यापारी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं, जैसे अपने यहाँ पे भाई वुडलैंड हो गया, नाइकी हो गया, पुमा हो गया, भाई स्पाइकर हो गया या मुफ्ती हो गया। इस टाइप से ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वाले से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों पर बरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। भाई क्या होता है, उनको जो टाइम पे ऑर्डर है वो कंप्लीट नहीं करते तो भाई उनकी जो आय होती है उनमें कटौती कर दी जाती है, और जो उनको पैसे देने उसमें कटौती कर दी जाती है। या कोई भाई आर्टिकल में कोई डिफेक्ट हो तो उसके लिए भी उन पर भाई नज़र रखी जाती है, या उनसे जो पैसे उनसे उनमें कटौती कर ली जाती है। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार की बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चों में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहाँ तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। अब देखते हैं भाई इम्पैक्ट गारमेंट फैक्ट्री में 70 कारीगर, इनमें से अधिकांश महिलाएं। क्यों भाई, वो क्योंकि वो कम खर्च पर उनको रख लेते हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3,000 प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, कम मजदूरी दी जाती है। देख सकते हो भाई आप, दर्जी को 3,000, इस्त्री करना भाई 1.5 रुपये प्रति पीस, जांच करना 2,000 प्रति माह, धागे काटना व बटन लगाना 1,500 प्रति माह। ये भी आप शर्ट पे देख सकते हो भाई। क्रय मूल्य क्या आएगा, 300 रुपये। ठीक है,
वे इनका उदा भंडारण आदि क्या है 200 रुपये, कितने के 500। विज्ञापन कितना है भाई 400 900। लाभ इनको कितना और 900 का, तो ये इन्होंने कहा कितने ही बेच दी 1800 की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज के बारे में पढ़ लेते हैं। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट ये भाई सबसे जो ज़्यादा लाभ होता है वो किसको होता है, वो विदेश की कंपनियों को होता है, और सबसे कम किसको होता है, वो मजदूर को किसान को होता है। ठीक है। इसमें जो लाभ दर वो सभी की सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़े की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई है। इनकी कीमत $26 रखी हुई है, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1800 में बेची जाएगी। ठीक है। अब कुछ नहीं भाई, अब ये पढ़ लेते हैं बाजार में लाभ कमाने वाले कौन कौन है। बाजार की एक श्रृंखला रुई की उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आज से फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लाभ थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग होगी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही होगी भाई, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही होगी इसमें। ठीक है। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं। बाजार और समय समानता भी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। विदेशी व्यवसायियों ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उनकी तुलना में वस्त्र निर्मातक का लाभ मध्य श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपने रोजमर्रा की जरूरतों की आपूर्ति लायक ही कमा पाए। ठीक है। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसानों और के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनकी उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसाय या व्यापारिक स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक होती है। बुनकरों जो व्यावसायिक है और व्यापारी उनकी वही स्थिति उनसे अच्छी है। ठीक है। लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम ही है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या सौपन हो। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएगा तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे। ठीक है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया जहाँ पे भाई रेडीमेड कपड़े वगैरह हैं। ये भी शायद कुछ खास नहीं है, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देते हैं जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को उन अनेक चीज़ों के लिए धन और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर शरण के लिए जैसे छोटे किसान सपना के मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए जैसे दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ हुआ। भाई वो कच्चा माल लेते हैं और भाई उनको बना के देते हैं या बुनकरों को देते हैं, बुनकर उनको तैयार करके देते हैं। और पराए नौकरी प्राप्त करने के लिए जैसा वस्त्र के कारखानों में कामगारों के साथ हुआ, भाई सबको अलग अलग पैसे दिए जाते हैं, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है, क्यों भाई ज़्यादातर वहाँ पर गरीब ही जाते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सरकारी संस्था बनाए और कानूनों का दृढ़ता से पालन करे। भाई जो उत्पादक है वो बनाए, भाई हमें तो इतने पैसे में देना, अगर वो सभी भाई अपने जो पैसे वो फिक्स कर लें तो उनको भाई उसी रेट में लेना पड़ेगा। अब जिनिंग मिल, भाई हम ऊपर पढ़ चुके हैं। जिनिंग मिल क्या करते हैं, देखो वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोले से बीज अलग किया जाता है, यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं तो धागा बनाने के लिए भेज दिया जाता है, उसे जिनिंग मिल कहते हैं। निर्यातक वह व्यक्ति जो विदेश में माल भेजता है। ठीक है भाई। इंपोर्ट करता जो बार मुनाफा, जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चे को घटा देने के बाद बचने वाली राशि, यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाएं तो घाटा हो जाता है, और अगर वो बच जाएं तो मुनाफा हो जाता है, उसे मुनाफा बोलते हैं। ठीक है। तो हमारी भाई 7th क्लास की जो पॉलिटी वो कंप्लीट हो गई।
भाई हम अब 8th की स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम अपनी हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।